नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य यानी कि वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसमें हम पूरे थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे और इसके साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कार्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्य यानी कि वर्क होता क्या है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड यानी कि बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट हो, पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। और इस प्रकार जो कार्य होते हैं ये दो आवश्यक तत्वों पर निर्भर होते हैं। तो कार्य कौन से दो तत्वों पर निर्भर होते हैं, इसे हम कहेंगे ये कार्य किया गया है। तो इसमें पहला तत्व है कि पिंड पर आरोपित बाहरी बल, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। पहला तो ये हो गया। और दूसरा आवश्यक तत्व है उसका विस्थापन, यानी कोई वस्तु अगर किसी जगह पर है तो उसका विस्थापन दूसरी जगह पर हो। अगर कोई वस्तु है उस पर हम बाहरी बल लगा रहे हैं, पहले तो ये आवश्यक है कि उस पर बाहरी बल लगे और उसके बाद क्या है कि उस वस्तु का विस्थापन हो। तो दो चीज़ों की आवश्यकता है, पहला कि उस पर आरोपित बाहरी बल लगे और दूसरा उसका विस्थापन हो। तो विस्थापन आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इस स्थान से चलकर इस स्थान पर जा रहा है और इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है ये 10 मीटर है और उसके बाद ये दोबारा उस स्थान पर वापस आ जाता है। तो इस व्यक्ति ने कितने मीटर की दूरी तय की? तो इस व्यक्ति ने 20 मीटर की दूरी तय की। कैसे? 10 मीटर वो गया और 10 मीटर वो वापस आया। तो टोटल इसने 20 मीटर की दूरी तय की गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसने विस्थापन कितना किया, तो इसने विस्थापन 0 मीटर, क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, तो इसने 0 मीटर विस्थापन तय किया है। तो विस्थापन क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है ना, वो विस्थापन होती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पर आपको जाना है और आप ऐसे घुमा कर जा रहे हैं, तो आप दूरी तो तय कर रहे हैं, लेकिन जो विस्थापन होगा वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, सीधा डायरेक्ट। तो सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। तो कार्य क्या होगा? कार्य के लिए पहला तो जो आवश्यक तत्व है इस पर बाहरी बल लगाना होगा और दूसरा आवश्यक तत्व है कि वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है। अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, एक ही जगह पर है, तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई दीवार है और आप दीवार पर धक्का लगा रहे हैं, आप उस पर बल तो लगा रहे हैं, लेकिन जो दीवार है अगर वो अपनी जगह से खिसक नहीं रही है तो क्या होगा? ये कार्य नहीं माना जाएगा। इन दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, मतलब कि बाहरी बल भी लगना जरूरी है और उसका विस्थापन होना भी जरूरी है, तभी उसे कार्य कहा जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कार्य की गणना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क। कार्य की गणना कैसे की जाएगी? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिमाणों का गुणनफल होता है। ये क्या बताया गया है कि जो वर्क होता है ना, वर्क कुछ नहीं है, बस इसको जो उस पर लगाया गया बल है और जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है उसका गुणनफल है। और जो ये गुणनफल होगा, यानी कि जो हम बल लगाएंगे और वस्तु का विस्थापन होगा, इसके बीच कोई ना कोई एंगल बनेगा ना, कोई ना कोई कोण बनेगा, जिसे हम कोस थीटा से मान के चलेंगे, यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप ये उदाहरण देखिए, इस जो पहिए वाली गाड़ी है इसमें ये लड़की बैठी हुई है और इसको ये व्यक्ति क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो जब ये खींच रहा है तो जो बल है, बल इस दिशा में और लग रहा है और जो विस्थापन है, विस्थापन इस दिशा की ओर हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों हो रहा है, लेकिन इसके बीच में एक एंगल भी बन रहा है ना, कोण बन रहा है, 30 डिग्री का आप देख रहे हैं कोण बन रहा है। तो यही है कोस थीटा, यानी कि जो एंगल बनेगा ना वो भी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कार्य क्या है? अब आप पढ़िए। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य
उस वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिमाणों का गुणनफल होता है। तो ये फॉर्मूला बताया गया है वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन को बल से मल्टीप्लाई करना है और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डब्ल्यू क्या है? जो वर्क डन किया गया है, यानी कि जो कार्य किया गया है, और कार्य को हमेशा जूल में लिया जाता है। और जो फोर्स है यानी कि बल है, इसको हमेशा न्यूटन में लिया जाता है। और जो विस्थापन है उसको हमेशा मीटर में लिया जाता है। और जो थीटा है वो तो हमेशा डिग्री में होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है, जो बल है इसका मात्रक न्यूटन है, जो विस्थापन है इसका मात्रक मीटर है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो जो कार्य होगा वो हमेशा जूल में ही होगा, और जो बल है वो न्यूटन में ही होगा। और जो विस्थापन है अगर सेंटीमीटर में भी दिया है तो उसे पहले हमें मीटर में बदलना होगा। हमेशा जो विस्थापन होता है इसे मीटर में लिया जाता है। अब आगे देखते हैं, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है, और जूल को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है, और कार्य का एक अन्य मात्रक है न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य का मात्रक जूल भी है और न्यूटन मीटर भी है। तो न्यूटन मीटर कैसे? तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उस बल की दिशा में जो वस्तु का विस्थापन हो वो 1 मीटर हो जाए, यानी कि हमने उस पर बाहरी बल कितना लगाया? 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन बल लगाने पर जो वस्तु का विस्थापन है उसकी कितनी दूरी पर विस्थापन हुआ? तो 1 मीटर उसका विस्थापन हुआ। तो किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। इसीलिए हम कार्य का अन्य मात्रक न्यूटन मीटर को भी मानते हैं कि 1 न्यूटन बल लगाने पर जो उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ, वस्तु का विस्थापन हुआ, वो 1 मीटर हुआ। तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। और सीजीएस प्रणाली में जो कार्य का मात्रक होता है ना, वो अर्घ होता है। तो कार्य का मात्रक अगर आपसे पूछ ले जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक है? जूल, न्यूटन मीटर और अर्घ। तो उपरोक्त में ये सभी ऑप्शन सही होंगे, यानी जूल भी सही है, न्यूटन मीटर भी सही है और अर्घ भी सही है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। ऐसे मान के चलिए कि 1 जूल बराबर 1 करोड़ अर्घ होंगे। अगर 1 जूल की हमें बराबरी करनी है तो कितने करोड़ लेने पड़ेंगे? 1 करोड़ अर्घ लेने पड़ेंगे। तो 1 करोड़ को ही 10 की पावर 7 कहते हैं। तो 1 जूल बराबर 1 करोड़ अर्घ, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 10 की पावर 7 अर्घ। और जो अर्घ होता है ये छोटा होता है, तो 1 अर्घ बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। याद रखिएगा, 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्घ, और 1 अर्घ होता है 10 की पावर -7 जूल। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कार्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क डन। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य 3 तरह का होता है: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो 3 प्रकार के कार्य की प्रकृति होती है। एक कौन सा होगा? धनात्मक कार्य होगा, दूसरा होगा ऋणात्मक कार्य और तीसरा होगा शून्य कार्य। तो तीनों कार्य के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि धनात्मक कार्य क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, आगे इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो धनात्मक कार्य क्या होता है? जिसमें देखिए, जिस ओर आप बल लगाएंगे ना, उसी ओर उसका विस्थापन हो। जैसे आप मान लीजिए कि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और उसका विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में उसका विस्थापन हो रहा है, यानी कि जिस ओर आप बल लगा रहे हैं उसी ओर वस्तु का विस्थापन हो, तो उसे धनात्मक कार्य कहा जाएगा, पॉजिटिव वर्क कहा जाएगा। नेगेटिव वर्क क्या होता है कि आप बल इस दिशा की ओर लगा रहे हैं और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो दूसरी दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो अगर हम बल लगाएं और उसका विस्थापन विपरीत दिशा में हो, उसे ऋणात्मक कार्य कहा जाएगा। और शून्य कार्य क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर जो बल लगा रहे हैं और उसका जो विस्थापन हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसे शून्य वर्क कहा जाएगा, जीरो वर्क कहा जाएगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वर्क जीरो कैसे हो जा रहा है। अगर हम किसी पर बल लगा रहे हैं वस्तु पर और उसका जो विस्थापन हो रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जो वर्क है
वो शून्य होगा। तो जो कार्य है ये धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, 3 प्रकार की इसकी प्रकृति हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक कार्य के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो धनात्मक कार्य उस समय होता है जब वस्तु में लगने वाला बल और वस्तु का जो विस्थापन होता है वो दोनों एक ही दिशा में हो। हमने पढ़ा ना कि जो वस्तु पर बल लग रहा वो और जो उसका विस्थापन हो रहा है वो दोनों एक ही दिशा में हो, तो उसे धनात्मक कार्य कहा जाएगा। तो एक तो हो गया बल के आधार पर, और दूसरा एंगल के आधार पर भी होता है। अगर वस्तु पर बल लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसके साथ साथ उसमें कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होगा ना। तो यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से लेकर, मतलब कि 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम कोई कोण बने तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो अगर किसी वस्तु में लगाया गया बल तथा उसके विस्थापन के बीच में 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम कोण बन रहा हो तो उसमें किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाएगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री सीधा होता है ना, तो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो जो कार्य होगा वो कौन सा होगा? धनात्मक कार्य होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, ये बैग है, पहिए वाला बैग, इसको आगे की ओर विस्थापित कर रहा है ना, तो इसका बल आप देखेंगे कि बल जो है ये बल लग रहा है इसके ऊपर, और जो इसका विस्थापन हो रहा है आगे की ओर इसका विस्थापन हो रहा है, तो इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। तो आप देख ही रहे हैं, इतना तो आपको पता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सीधा होता है, तो इसके बीच में ही ये कोण बन रहा है। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल बने तो वो धनात्मक कार्य होगा। और जो कार्य हो रहा है धनात्मक कार्य तभी होगा कि जिस ओर बल लग रहा हो उसी ओर वस्तु का विस्थापन भी हो रहा हो। तो एंगल और वस्तु के विस्थापन से आपको पता लग जाएगा ये धनात्मक कार्य है कि नहीं। तो धनात्मक कार्य के लिए आपको इतना याद रखना है कि बल और वस्तु का विस्थापन एक ही दिशा में हो, और उसके साथ जो उनके बीच में कोण बन रहा है वो 0 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जब बैलों की जोड़ी किसी हल को खींचती है तो बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात जो कार्य होता है ये धनात्मक होता है। तो जब जो बैलों की जोड़ी है ये हल को खींचती है तो जो इसका बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है, तो ये कार्य कैसा होगा? ये धनात्मक कार्य होगा, याद रखिएगा। और इसी के साथ याद रखिएगा कि कार्य का अधिकतम मान कब होगा, कब कहा जाएगा कि जो कार्य है इसकी वैल्यू सबसे अधिक है। तो यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो कार्य का मान अधिकतम होता है। जैसे हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? बल को विस्थापन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और साथ में कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है, F इंटू डी इंटू कोस थीटा। तो वर्क का ये फॉर्मूला है। तो जो बल लगेगा और विस्थापन होगा, तो कोस में हमने क्या कहा कि 0 डिग्री का एंगल हो तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री वाली पुट करनी है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इस जो भी निकल कर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कार्य होगा उसका अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान कब होगा? जब यहाँ पर 0 डिग्री आएगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका मान कितना होगा? अधिकतम होगा। ये पूछा जाता है कि किसी भी कार्य का अधिकतम मान कब होता है? तो जब लगाए गए बल तथा विस्थापन के जो मध्य कोण बनता है वो कितने डिग्री का बने? 0 डिग्री का कोण बने, तो कार्य का मान अधिकतम होगा, याद रखेगा। जैसे आप उदाहरण में देखिए कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये कार है, बंद पड़ गई है, इसको ढकेल रहा है, धक्का मार रहा है, तो बल किस ओर लगा रहा है? इसी ओर बल लग रहा है, और विस्थापन भी इसी ओर हो रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, जिस ओर बल लग रहा है विस्थापन भी उसी ओर हो रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या होगा? ये सबसे इसमें अधिकतम मान का कार्य का सबसे अधिकतम मान लग रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये सबसे अधिकतम कार्य होगा जब कार्य जो किया जा रहा है उसमें लगाया जाने वाला बल तथा विस्थापन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो, तो कार्य सबसे अधिकतम उसका मान होगा। इसके बाद है
ऋणात्मक कार्य यानी कि नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क कब होता है? ऋणात्मक कार्य उस समय होता है जब वस्तु में लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापक एक दूसरे के विपरीत हो। हमने वो तो पढ़ा कि पॉजिटिव कब होगा, जब जहाँ पर बल लग रहा है उसका विस्थापन भी वहीं हो, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन जब बल दूसरी दिशा में लग रहा हो और विस्थापन दूसरी दिशा में हो तो ये नेगेटिव वर्क होगा। तो नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है? जैसे आप देख रहे हैं, ये कार एक चढ़ाई पर जा रही है और अचानक बंद पड़ गई। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? क्योंकि कार चढ़ाई पर बंद पड़ गई तो कार धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकेगी ना। अब व्यक्ति इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये रोकेगा कैसे? बल इस दिशा में लगाएगा ना, तभी तो कार रुकेगी। लेकिन अगर ये कार को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, बल इस दिशा में लगा रहा है, लेकिन जो कार है उसका विस्थापन पीछे की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर बल लगाया जा रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। ये व्यक्ति बल इस दिशा में लगा रहा है, लेकिन कार का विस्थापन नीचे की ओर हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। तो ये क्या होगा? ये ऋणात्मक कार्य होगा जब जो लगने वाला बल है और वस्तु का विस्थापन है एक दूसरे के विपरीत हों, तो ये ऋणात्मक कार्य होता है। और इसी के साथ याद रखिएगा, एंगल के हिसाब से देखा जाए, कोण के हिसाब से देखा जाए, तो यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य जो कोण होता है ये 90 डिग्री से अधिक बने परंतु 180 डिग्री से कम बने। पॉजिटिव वर्क में क्या था कि 0 डिग्री से अधिक बने लेकिन 90 डिग्री से कम बने। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री से अधिक बने लेकिन 180 डिग्री से कम बने। तो ये कौन सा कार्य होगा? तो ये ऋणात्मक कार्य होगा और ये पॉजिटिव कार्य था। तो ऋणात्मक कार्य में क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। जैसे आप ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। ये कौन सा एंगल होगा? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से होता है ऐसे, तो ये 90 डिग्री से अधिक है। तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो ये ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। और ये वस्तु का जो बल लगाया जाता है और उसका विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, ये ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। तो इसके आगे ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण है, ये पूछा जाता है। तो जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर उछाली जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर ही लगेगा ना। जबकि जो गेंद का विस्थापन हो रहा है ये गति ऊपर की ओर हो रही है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष बात की जा रही है। तो कोई भी वस्तु, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ये लग रहा है, कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर उछाली जा रही है, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही काम कर रही है ना। गुरुत्वाकर्षण तो इसको नीचे की ओर खींचेगा, लेकिन वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जा रहा है, तो ये हमेशा ही ऋणात्मक कार्य होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाना, ये तो ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की जो बल की दिशा है वो तो नीचे की ओर है। ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा के विपरीत काम हो रहा है ना, ये क्या कहलाएगा? ये ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। इसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ये हमेशा ऋणात्मक कार्य होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमने कार्य का अधिकतम मान देखा था, अब कार्य का न्यूनतम मान देखते हैं कि कार्य का मान न्यूनतम कब होगा। तो यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके बीच विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो। कितने डिग्री का कोण हो? याद रखिएगा, न्यूनतम मान के लिए 180 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये कार्य हमेशा न्यूनतम होगा, क्योंकि जो कोस 180 डिग्री होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है और ये वर्क का फॉर्मूला है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वैल्यू आए जब वो -1 हो जाएगी तो न्यूनतम ही हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी तो वैल्यू न्यूनतम ही होगी ना। तो ये कार्य का न्यूनतम मान कब होगा? तो कार्य का न्यूनतम मान तब होगा जब कोस की वैल्यू 180 डिग्री हो। याद रखिएगा। तो धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य हमने देख लिए। अब हम देखते हैं शून्य कार्य यानी कि जीरो वर्क। तो शून्य कार्य 3 स्थितियां संभव है, यानी शून्य कार्य के लिए 3 स्थितियां संभव हैं। 3 स्थितियों में शून्य कार्य होता है। पहली स्थिति है कि जब विस्थापन ही शून्य हो। जब वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य तो शून्य माना ही जाएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? F मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ शून्य हो जाए
तो कार्य शून्य होगा कि नहीं? कोई भी मान हो, अगर जैसे मान लो एफ की वैल्यू 0 हो, तो चाहे जो भी यहाँ पर आए डी हो या कोस थीटा हो, जब तीनों में से एक ही चीज़ 0 आ गई तो ऑटोमेटिकली जो वर्क होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए जब विस्थापन शून्य हो तो यहाँ पर डी की वैल्यू मान लो यह जाए कि 0 है, विस्थापन को शून्य माना जा रहा है, तो वर्क तो 0 हो ही जाएगा ना। तो यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद उसका विस्थापन न हो, शून्य विस्थापन हो, तो किया गया कार्य भी शून्य ही होगा, याद रखिएगा। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो दीवार पर धक्का लगाने पर दीवार का विस्थापन न होना, ये क्या है? ये विस्थापन जो है शून्य हो रहा है इसमें, तो ये जो कार्य है ये भी शून्य होगा। जैसे व्यक्ति है ये बल तो लगा रहा है लेकिन जो इसमें विस्थापन है ये शून्य है, इसका विस्थापन नहीं हो रहा दीवार का, ये क्या होगा बताइए? यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, जबकि ये बल लगा रहा है लेकिन विस्थापन शून्य होने के कारण इसे कार्य नहीं माना जाएगा। अब दूसरा इसका उदाहरण है कि जब बल शून्य हो, तो मैंने आपको बताया ना कि तीनों में से कोई भी चीज़ शून्य हो तो कार्य शून्य हो जाएगा। पहले विस्थापन शून्य था, अब इसमें क्या है? बल शून्य है। कि यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, यानी कि बल नहीं लगाया जा रहा लेकिन उसका विस्थापन हो रहा है, तब भी किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे गुब्बारे का हवा में उड़ना, जैसे ये जो मोहतरमा है गुब्बारा लेकर जा रही थी, गैस वाला गुब्बारा, पहले तो इन्होंने इसको पकड़ा हुआ था लेकिन अचानक ये इनके हाथ से छूट गया, तो अब गुब्बारे का विस्थापन तो हो रहा है ना, पहले जहाँ था उससे ऊपर ही ऊपर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बल लग रहा है? कोई बल तो नहीं लग रहा ना, इसका विस्थापन हो रहा है लेकिन बल नहीं लग रहा। तो इसे किसका उदाहरण माना जाएगा? तो शून्य कार्य का उदाहरण माना जाएगा, 0 वर्ग का उदाहरण माना जाएगा। तो चाहे बल शून्य हो या विस्थापन शून्य हो, कार्य हमेशा शून्य होगा, याद रखिएगा। और तीसरा केस क्या है कि बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों। तो जैसे हमने पढ़ा था कि वर्क का फॉर्मूला क्या है? F मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। तो अगर वर्क को 0 करना है तो इन तीनों में से किसी का भी मान शून्य हो तो वर्क 0 हो जाएगा। अगर बल 0 हो तब भी वर्क 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो तब भी वर्क 0 हो जाएगा। अब बचा क्या? यानी कि कोस थीटा की वैल्यू भी 0 हो तो वर्क 0 हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? कोस 90 डिग्री पर, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तब भी वर्क 0 हो जाएगा। तो इसी को लंबवत कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं जब ये 90 डिग्री का मान बन रहा हो, तो इसी को परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कहा जा रहा है। तो जब बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो जो कार्य होगा ये शून्य होगा। यदि पिंड पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के जो मध्य है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब कोई कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलता है तो उसके सिर पर रखे भार पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि भार पर लगाया गया बल ऊपर की ओर होता है लेकिन विस्थापन क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा में होता है। जैसे ये कुली है, कुली ने क्या किया? अपने सिर पर बोझ उठाया हुआ है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये ऊपर की ओर हो रहा है ना, इसने सामान को ऊपर की ओर उठाया है, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो विस्थापन आगे की ओर हो रहा है लेकिन बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पर इसका कार्य शून्य माना जाएगा। आप तो कह रहे होंगे कि कुली काम तो कर रहा है तभी तो हम इसको पैसे देते हैं, तो देखिए वो भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में इसे हम शून्य मानेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में इसे हम शून्य मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका पेशीय बल तो लग रहा है, मास पेशीय बल तो लग रहा है, उसके सापेक्ष में ये कार्य कर रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष में यह कार्य नहीं कर रहा। जब भी बल एवं विस्थापन की दिशाएं लंबवत हो जाएं तो याद रखेगा जो कार्य है उसे शून्य मान लिया जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष में इसका कार्य शून्य है, लेकिन पेशीय बल के सापेक्ष में ये कार्य कर रहा है क्योंकि इसका पेशीय बल लग रहा है। तो तीनों ही केस याद रखेगा कि वर्क 0 कब होगा? या तो जो उसमें फोर्स है वो 0 हो, डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो, या कोस थीटा की वैल्यू 0 हो। और कोस थीटा की वैल्यू शून्य कब होती है?
जब कोस 90 डिग्री पर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये वर्क शून्य माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने इसमें वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मैंने सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं जो कि वर्क से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन किया जाता है 60 डिग्री के कोण पर। तो कार्य ज्ञात करें। इस पर बल भी बता दिया गया है, विस्थापन भी बताया गया है, और एंगल यानी कि कोण भी बता दिया गया है। अब आपको कार्य पता करना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाय डी इंटू कोस थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन का। विस्थापन हो रहा है 20 मीटर का, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी है? तो 60 डिग्री दी है ना इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर कोस 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कोस की वैल्यू। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 50 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 1000 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 को 1000 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा ना। 2 से कट गया तो आंसर कितना होगा? 500 जूल कार्य इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपको तीनों वैल्यू दी गई हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकाल देना है। तो अगला प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल, कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का बल लग रहा है, 30 डिग्री के कोण पर आरोपित हो रहा है और 10 मीटर विस्थापन है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो फॉर्मूला पुट कर दो सीधा ही। बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। विस्थापन हो रहा है 10 मीटर का, और थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो 200 मल्टीप्लाई बाय √3/2, क्योंकि यहाँ पर 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। तो इसको काट दो, 2 को 200 से कितना आ गया? 100। तो 100 मल्टीप्लाई बाय √3, 100√3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है जिसमें ऊंचाई दी हो या सीढ़ी पर किया गया कार्य हो। इसमें वर्क का फॉर्मूला होगा mgh। m यानी कि मास, द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, h हाइट। तो जब ऊंचाई या सीढ़ी पर किया गया कार्य हो तो वो कार्य कैसे निकलेगा? mgh से निकलेगा। कैसे? जैसे 100 किलोग्राम पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर उठाने पर किया गया कार्य कितना होगा? इसे कैसे निकालेंगे? mgh से निकालेंगे। तो m यानी कि मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? तो 100 किलोग्राम। जी जो होती है, ये ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? गुरुत्वाकर्षण का जो हम मान लेते हैं वैसे 9.8 होता है, पर इसे हम राउंड ऑफ करके 10 मान लेते हैं। तो 10 ले लिया। और h यानी कि हाइट कितनी है? तो 20 मीटर की हाइट है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा? 20,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो जब ऊंचाई या सीढ़ी पर किया गया कार्य हो तो इसका फॉर्मूला होगा वर्क बराबर mgh। अगला प्रश्न है कि 60 किलोग्राम का सुरेश 2 मीटर की ऊंचाई 15 सीढ़ियां चढ़ता है, तो किया गया कार्य बताएं। तो 60 किलोग्राम का सुरेश है जो 2-2 मीटर की ऊंचाई की सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां कितनी हैं? तो 15 सीढ़ियां हैं, ये चढ़ता है। तो किया गया कार्य बताएं। तो फॉर्मूला क्या होगा? mgh, क्योंकि सीढ़ियां वाली बात है और किया गया कार्य है और जो ऊंचाई भी है, तो इसमें mgh फॉर्मूला लगेगा। तो m कितना है? मास है 60 किलोग्राम, और g की वैल्यू 10 मानेंगे। अब सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 2 मीटर की 15 सीढ़ियाँ हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 ये याद रखेगा। इसको अब निकाल लो। 60 आ गया, और 15 दूनी कितना होता है? 30। 15 दूनी 30 होता है ना। तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई 600 हो गया, और 30 आ गया। तो 600 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 18,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आसान है, बस इसमें क्या था कि सीढ़ियों के बारे में बताया था। जब भी सीढ़ियाँ हों तो मीटर में याद रखिएगा, ऊंचाई हमेशा मीटर में लेनी है। तो यहाँ पर मीटर ही दिया हुआ है, तो 2 मीटर को पहले जितनी भी सीढ़ियाँ हों उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तभी तो सीढ़ियों की ऊंचाई आ जाएगी। 15 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी 2 मीटर की ऊंचाई की है, तो टोटल सीढ़ियाँ कितने मीटर की ऊंचाई की हो गई? तो 15 दूनी 30 मीटर ऊंचाई की हो गई। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में। अब हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो किया गया कार्य बताएं।
यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mgh। तो मास कितना है, 80 किलोग्राम है, और जो ग्रेविटी है ये हम जी मान के चलेंगे 10। और ऊंचाई कितनी है, तो देखिए यहाँ पर जो ऊंचाई है सीढ़ियों की वो सेंटीमीटर में दी हुई है, और मैंने आपको बताया किस में लेनी है, मीटर में हमेशा ऊंचाई लेनी है, पर ये दी हुई है सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सीधा ही 20 को 100 से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे करना है, सीढ़ियाँ हैं कितनी, तो 40 सीढ़ियाँ हैं। अगर यहाँ पर 20 मीटर दिया होता तो 20 को सीधा ही 40 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसे मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए 20 को 100 से डिवाइड करना है। तो आप इसे कर लीजिए, सोल्व हो जाएगा। कैसे, ये 0 से 0 कट गई, 2 पचे 10 हो गया, और 5 अट्ठे 40 हो गया। तो इसको निकल के आ गया 8, 8 आ गया, ये 10 है और 80, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6400 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तब मैं आपको करा दे रहा हूँ। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक मजदूर 10 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 10 मीटर लंबवत विस्थापित करता है, तो कार्य क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक थी कि क्या है, लंबवत विस्थापन। तो लंबवत विस्थापित जब भी होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री आ गया, तीनों में से कोई भी चीज़ शून्य हो गई तो पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें जो मजदूर द्वारा किया गया कार्य है ये शून्य होगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कार्य किसे कहते हैं, आपको कार्य बताना है। तो जो कार्य होता है ना, ये बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर, जूल, वाट या ए और बी दोनों। तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक न्यूटन भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। तो कार्य का मात्रक दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य डैश होता है। तो जो बल है ना, ये विस्थापन की दिशा में लग रहा है, जिस ओर बल लग रहा है विस्थापन भी उसी ओर हो रहा है। तो आप बताइए कार्य कैसा होगा, तो ये कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यदि बल और विस्थापन के बीच डैश डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 45 डिग्री का कोण बने, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का या 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री का कोण बनता है ना, तो जो किया गया कार्य ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जूल और अर्ग के बीच में संबंध क्या है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि विस्थापन शून्य है, इसीलिए किया गया कार्य भी क्या होगा। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन शून्य हो या बल शून्य हो या जो कोस थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो तो शून्य हो जाएगा। तीनों ही केस में जो क्या होगा, कार्य होगा, ये शून्य होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किया गया कार्य अधिकतम होता है जब बल की दिशा और विभाजन की दिशा के बीच कोण कितना हो। तो कितने डिग्री का कोण हो कि कार्य अधिकतम होगा, तो 0 डिग्री का कोण हो, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो कार्य अधिकतम कब होगा, जब 0 डिग्री का कोण होगा तो अधिकतम होगा। उसके बाद प्रश्न है कि कार्य का मान न्यूनतम होता है जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण कितने डिग्री का हो। तो न्यूनतम कार्य कब होगा, जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का बनेगा तो कार्य न्यूनतम होगा, और 0 डिग्री का कोण बनेगा तो कार्य अधिकतम होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्यरत होता है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य क्या होगा। तो एंगल यहाँ पर बताया नहीं, तो एंगल को छोड़ो, तो 20 न्यूटन को 4 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 80 आएगा। लेकिन सभी ऑप्शन में 80 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्य का मात्रक क्या होता है।
तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 80 जूल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाए जाने पर वह वस्तु सीधे पथ पर 4 मीटर की दूरी तय करती है और यह बल जो एंगल है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का एंगल है। तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी इंटू कोस थीटा। तो फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन का। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 4 मीटर का। और कोस थीटा, थीटा है 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको आप कटिंग कर दो। तो 2 दूनी 4, तो 50 दूनी 100 और 100 जूल का इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 100 जूल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 60 किलोग्राम का सुरेश 2 मीटर की ऊंचाई वाली 15 सीढ़ियां चढ़ता है। तो किया गया कार्य बताएं। तो यहाँ पर सीढ़ियों की बात है और ऊंचाई की बात है। तो वर्क क्या होगा? वर्क होगा mgh। mgh होगा ना। तो मास कितना है? 60 किलोग्राम। ग्रेविटी हम 10 मानेंगे। ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर की 15 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर मीटर में ही दिया हुआ है तो ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हुआ? 15 दूनी 30 हो गया। तो 60 गुना 10 गुना 30, तो 6 तिया 18 होता है ना। 18 लिख लो। और कितनी जीरो हैं? 1 2 और 3, तो 3 जीरो इसके आगे लग जाएंगी। तो 18,000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 18,000 जूल। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो कार्य की परिभाषा पूछी गई है भौतिकी में। तो ऑप्शन ए क्या है कि एक बल के रूप में जिसने किसी वस्तु को विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया हो तो ये कार्य कहलाएगा? नहीं। जब विस्थापन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिखा है ना विस्थापन किए बिना, तो जब विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य कैसे होगा? तो ये तो नहीं होगा कार्य। केवल जब कोई वस्तु विस्थापित हो तो इसे कार्य कहा जाएगा। इसको भी कार्य नहीं कहा जाएगा, न इसको कार्य कहा जाएगा न इसको। यहाँ पर तो केवल बल लगा है और यहाँ पर केवल विस्थापन हुआ है, तो दोनों कार्य नहीं होंगे। यानी कि बल भी लगे और विस्थापन भी हो तब वो कार्य होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि केवल जब बल ने वस्तु पर कार्य किया हो, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सही है। उपरोक्त में से कोई भी परिभाषा कार्य की नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।